जिन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। आज हम एक वीडियो में इन तीनों के बारे में जानेंगे। जिन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसे मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बालक जैविक रूप से परिपक्व होते जाता है, अर्थात उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो बच्चा जैविक रूप से परिपक्व होते जाता है और वैसे वैसे वस्तु के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जिन पियाजे का कथन है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दिया, जिसमें अनुकूलन, साम्य धारण होता है। अनुकूलन, जिसको एडॉप्टेशन कहा जाता है, जब हम स्वयं को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं तो वही अनुकूलन कहलाता है, अर्थात ढालने की प्रक्रिया। जिस वातावरण में हमें रहना है उसके आधार पर स्वयं को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। यह अनुकूलन दो प्रकार से होता है, एक तो आत्मसातकरण और एक समायोजन। आत्मसातकरण, जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे मुझे साइकिल चलाने का ज्ञान है, बड़ा होकर मैं बाइक चलाना सीखना चाहता हूं, तो जो पूर्व ज्ञान है साइकिल चलाने का, अर्थात मैं स्टीयरिंग संभाल सकता हूं, कई सारे चीजें मुझे साइकिल चलाने के ज्ञान से जानकारी है, उसी के आधार पर मैं नया ज्ञान को जोड़ रहा हूं, नया ज्ञान के साथ जोड़ रहा हूं, यही आत्मसातकरण कहलाता है। समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना आत्मसातकरण कहलाता है। अर्थात हमने जो पूर्व में ज्ञान अर्जित किया है उसमें बदलाव आप करते हैं ताकि आप वातावरण के साथ सामंजस्य बना सके, तालमेल बना सके, वही समायोजन कहलाता है। दूसरा आता है संतुलन या साम्य धारण। इसमें आत्मसातकरण और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं के बीच जब समायोजन किया जाता है तो वही संतुलन या साम्य धारण कहलाता है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है। ये 4 अवस्था, सर्वप्रथम संवेदी क्रियात्मक अवस्था, इसकी जो समय सीमा है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस उम्र में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और ज्ञानेंद्रिय में आप सबको पता है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था में। संवेदी अंगों से चीजों को देख सकता है लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर सकता। यह है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे के मन में अर्थात प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसलिए इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। बच्चा चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, किंतु उस पर क्रिया नहीं कर सकता। तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र सीमा 7 वर्ष से 11 वर्ष होती है। बच्चा मूर्त तर्क और चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमिकता का गुण आ जाता है। इसके बाद चौथा आता है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र सीमा 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होती है, अर्थात 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था भी इसको माना जाता है। इस उम्र में अमूर्त तर्क और चिंतन करने लगता है, संक्रियाओं के साथ भी वह संक्रिया कर लेता है। तो ये जीन पियाजे और उनकी अवस्थाएं। अब हम देखते हैं वाइगोत्स्की की अवस्था। लेव वाइगोत्स्की यह एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, अर्थात पहले बच्चा समाज में, समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है, उसके बाद उसका विकास होता है। जबकि पियाजे ने इसके विपरीत कहा कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम। वाइगोत्स्की ने दो प्रकार की अवधारणा दिया है, एक तो है जेडपीडी और एक है स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी, जिसको जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, वास्तविक विकास के क्षेत्र और संभाविक विकास के क्षेत्र के बीच के स्तर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह पहले उसे मदद की आवश्यकता होती है, जो उसको दूसरे के द्वारा मदद दी जाती है, और यही मदद जेडपीडी कहा जाता है। और स्कैफोल्डिंग भी यही है। वाइगोत्स्की, देखिए इसमें स्कैफोल्डिंग क्या है, तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सामान्य मदद या मार्गदर्शन स्कैफोल्डिंग कहलाता है। वयस्क साथी, चाहे उसके भाई हो सकते हैं, बड़े भाई, चाहे उसके मम्मी पापा, कोई भी बड़े, चाहे उसके रिश्तेदार हो या रिश्तेदार ना, कोई शिक्षक भी हो सकते हैं, तो यह स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसको पहाड़ या ढांचा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरा, जो कि आता है लॉरेंज कोहलबर्ग। लॉरेंज कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए 11 कहानियां, जिनका उपयोग उन्होंने किया था। कोहलबर्ग के, यदि हम नैतिकता के बात करें तो नैतिकता है क्या चीज? सही और गलत की पहचान करने वाला गुण ही नैतिकता है, अर्थात क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान करना ही नैतिकता है। बच्चे सामाजिक परिवेश से ही सही और गलत के यह गुण सीखते हैं। नैतिक दुविधा है क्या चीज? जब सही और गलत की पहचान कर रहे होते हैं और सही गलत का जब हम निर्णय नहीं ले पाते, उसको बोला जाता है नैतिक दुविधा। नैतिक तर्कणा, जब हम सही गलत का निर्णय कर रहे होते हैं, उस दौरान हम सही और गलत को जानने के लिए तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं और किसी एक को चुनते हैं। तर्क करके वही तर्क नैतिक तर्कणा कहलाता है। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 अवस्था बताया। इनमें से सर्वप्रथम प्राक रूढ़िगत अवस्था में चिंतन आता है, जो कि सबसे निचला चरण है। इस उम्र सीमा, इसकी जो उम्र सीमा है 4 वर्ष से 10 वर्ष होती है। इस चरण में क्या सही है क्या गलत है, ये बच्चों को मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है। अर्थात यदि बच्चे को यदि मार पड़ा, डांट पड़ा,
तो बच्चा समझ जाता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। यदि बच्चे को शाबाशी मिल गई, बच्चा समझ जाता है कि मैंने सही काम किया है। तो यहां पर सही और गलत का फैसला सजा या उपहार पर निर्भर है। इसके अंदर पहला चरण बाहरी सत्ता पर आधारित, जिसमें नैतिक सोच सजा से बंधी होती है, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया। चरण 2 साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, यह दूसरा चरण है। इसमें बच्चा यह सोचता है कि जैसा व्यवहार उनके साथ कोई करेगा, वह भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर वो एक थप्पड़ मुझे मारा तो मैं भी उसको एक थप्पड़ मारूंगा। इसलिए इस अवस्था को इसे जैसे को तैसा नाम भी दिया गया है। दूसरा आता है रूढ़िगत अवस्था में चिंतन। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है। कोहल वर्ग इस अवस्था में कहते हैं कि लोग पूर्व में बनाए गए सोच से चीजों को देखते हैं। अक्सर देखते हैं कि बच्चों का व्यवहार माता पिता द्वारा बनाए गए नियम पर आधारित होता है। अर्थात माता पिता अगर बच्चों को यह कह देता है कि शाम होगा तो घर आ जाना, खाने के टाइम होगा तो घर आ जाना, बाहर खेलते मत रहना, ये नियम है जो माता पिता द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। और रूढ़िगत अवस्था इसी की बात करता है। इसमें भी अलग अलग चरण है। पहला चरण आता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुक्ता। इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल, दूसरे से निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा माता पिता द्वारा बनाया गया नैतिक व्यवहार के मापदंड को अपनाते हैं। दूसरा चरण है कानून और व्यवस्था उन्मुक्ता। इस अवस्था में नैतिक निर्णय सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्य पर आधारित होते हैं। जैसे किशोर सोचते हैं कि कानून के बनाए गए नियम के दायरे में रहकर ही हमें काम करना चाहिए, यानी कि किशोर नियम को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तीसरा आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। यह कोहल वर्ग के नैतिकता के तीसरी अवस्था है, जिसमें निर्णय नियमों के आधार पर नहीं बल्कि खुद लिए जाते हैं, ताकि समाज के जरिए क्या सही है क्या गलत है उनका जो फैसला है बच्चा स्वयं करता है, युवा स्वयं करता है। इसमें भी अलग अलग चरण है। सबसे पहले सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। इस अवस्था में किशोर यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, अधिकार, सिद्धांत कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। अर्थात नियम भले ही व्यक्ति के लिए बनाए गए हो, लेकिन अगर उस नियम से किसी का गलत हो रहा हो तो उस नियम को तोड़ देना ही उचित है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस से सीरियस मरीज को ले जाया जा रहा है, रास्ते में सिटी के अंदर रेड लाइट जल गया, रेड लाइट को क्रॉस करके नियम को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी की जान बचानी थी, इसलिए सही और गलत का उन्होंने फैसला नहीं किया। तो ये कहता है चरण पहला। चरण 2 कहता है जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर आधारित है। इस अवस्था में किशोर दूसरे के नियम पर नहीं बल्कि खुद के बनाए नियम के आधार पर काम करता है, और वह व्यक्ति कानून और अंतर आत्मा के आवाज के बीच फंस जाता है और तर्क करने लगता है। अंतर आत्मा के आवाज के साथ वो चलने लगता है, भले ही उनको जोखिम भरा कदम क्यों ना उठाना पड़े। और ये आज की युवा पीढ़ी इस तरह सोच
लगने लगा है, करने लगा है, इस तरह के सोच उनमें आने लगी है। तो ये 3 अवस्था है जो कि पियाजे, लेव वायगोत्स्की और कोहलबर्ग की 3 अवस्था एक ही वीडियो में समाहित है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरह के वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड किया जा सके। जय हिंद।